अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम। अलजबरा से कुछ देर से डिस्कस कर रहे हैं, उसके डिफरेंट टॉपिक्स। आज भी कुछ एक बेसिक सा कुछ एक्सप्लेन करूंगा और फिर आगे हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। बेसिक, सबसे बेसिक क्या है अलजबरा में? y इज इक्वल टू एम एक्स सी। अब ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने बहुत पढ़ी है। ये है क्या? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही है ना? इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप काउंट करें, ये अलजेब्रा में काउंट करें, एक ही बात। ओके, जनरली जो चीजें हमने पढ़ी हुई है कि इफ वी हैव इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज m? m is the gradient of that straight line, and c is y intercept. तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी पड़े तो हम कर सकते हैं ना। अगर 2.7 हो और आपको कहे कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें, हम कर सकते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला आता है, सी वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना आता है। मैं एक एग्जांपल जल्दी से देते हैं। अगर एक पॉइंट हो, एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए इज 1 - 3 एंड बी इज 4 2। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? सो आप क्या करोगे? आप तुरंत से इसका ग्रेडियंट फाइंड करोगे। क्या फॉर्मूला है ग्रेडियंट का आसान? y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये किया हुआ आप लोगों ने? ओके। ये वैसे नॉर्मली नाइन्थ क्लास में कहीं होता है ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये क्योंकि आपका आप लोगों ने चीजें नहीं की, मैं जल्दी से बताऊंगी, लेकिन मैं आपको एक दो लेक्चर्स के सेंड करूँगा, वो आपका ये कवर अप कर लेगा। इसके लेक्चर मेरे पास पड़ेगा लाइन के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका मुझे लग रहा है कि जो मिसिंग पार्ट है। लेकिन अभी मैं एक जल्दी से एक एग्जांपल करवाता हूँ। तो ग्रेडियंट इसमें, ये पॉइंट आप इसको x1 कह दें, ये दूसरा y1, x2 और दूसरा y2। सो अगर हम इसको ग्रेडियंट फार्मूले में पुट करें, y2 - y1 मीन 2 - -3 is 2 + 3, x2 - x1 मीन 4 - 1। सो ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा 5/3। तो 5/3 इसका ग्रेडियंट आ गया। अब आपने फाइंड करना है। देखिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें टू कांस्टेंट्स होते हैं फाइंड करने हैं, एक m और दूसरा c। m हम कर चुके हैं, c फाइंड करना है। c फाइंड करने का तरीका ये है कि आप इस y और x की जगह कोई एक पॉइंट पुट कर दें, इधर a और b, कोई भी एक। अगर आप b यूज करें तो x में क्या लिख देंगे 4 और y में क्या लिख देंगे 2। ग्रेडियंट में क्या लिखेंगे? m में 5/3। सो x इज 4। सो ग्रेडियंट 5/3, और जब कोई एक पॉइंट यूज कर लिया ए और बी में से, हमने 2, मैंने बी यूज करिए 2 4। सो ये आपके पास आ गया 20/3 प्लस सी। सो सी इज 2 माइनस 20/3। सो इधर से एलसीएम लिया 6 - 14/3। सो सी भी आपके पास आ गया। सो आपके पास एम आ चुका है, आपके पास सी आ चुका है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? अफान? Yes, the equation of the line is y is equal to 5/3 x minus 14/3.
दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो m की जगह आपने 5/3 लिख दिया और c की जगह आपने उसका y इंटरसेप्ट फाइंड किया -14/3। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इसका मतलब इस लाइन को, ये जो लाइन, इसकी इक्वेशन फाइंड कर लिया कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, ये तो एक बड़ी बेसिक सी चीज है, ये हम ग्रेड 8 से या 9 से ये करते आ रहे हैं। बेसिकली जो इंटरप्रिटेशन है मैंने उसकी तरफ आना है कि जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, आप सबको ये बात पता है कि m इज ग्रेडियंट, लेकिन सिर्फ ग्रेडियंट आपको पता हो ये काफी नहीं है। इस m का और क्या मीनिंग है? रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, बिल्कुल ठीक है, रिलेशन है, सही कह रहे हैं। ये m और क्या शो करता है? मीन कनेक्ट कर रहे हैं ना y और x को। अगर लिखा हो y इज इक्वल टू 3x, ये x में क्या है? इसमें 3 है, तो ये रिलेशन क्या है? कनेक्ट कर रहा है y और x को। अब ये रिलेशन को समझेगा कि x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू y। क्या क्या इसका मतलब, अगर x 2 हुआ तो y क्या होगा? 3 टाइम्स। मीन एक x और y में रिलेशन बना कि x, y इज ऑलवेज 3 टाइम्स ऑफ x। अगर x 20 है तो y 6 होगा, x 10 है तो y 30 होगा। ये 3 बेसिकली वो डिफाइन कर रहा है उन दोनों में रिलेशन। अभी मुझे कहता है राइज ओवर रन, वो भी बिल्कुल ठीक, ग्रेडियंट होता ही राइज ओवर रन है, ये भी बिल्कुल सही है। मैं डिफरेंट वर्ड इसके लिए लिखूंगा। एक इन्होंने लिखा जिसमें बताया राइज ओवर रन, ये राइज ओवर रन इन्होंने जो बताया है वो, उसकी भी लॉजिक समझ आती है। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये y2 ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये y ऊपर क्या है? y मीन चेंज, वर्टिकल चेंज, x मीन हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज को हम राइज कहते हैं और हॉरिजॉन्टल चेंज को हम रन कहते हैं। तो राइज ओवर रन इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। ग्रेडियंट को एक और नाम भी देते हैं, इसको स्लोप भी कहा जाता है। रायान ने बताया कि इसको स्लोप भी कहते हैं। ये डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन मैं इंटरप्रिटेशन ग्रेडियंट की अभी भी थोड़ी क्लियर करना जरूरी है। अब जरा सुनिएगा, आपने ग्रेडियंट अगर फाइंड किया एक लाइन का, ये एक लाइन थी, इसका चेंज इन वाई कितना है? चेंज इन वाई जिसको आप राइज कह रहे हो, अगर मैं कहूं कि इसका राइज है 6 यूनिट, इसमें राइज कितना? वर्टिकल चेंज 6 यूनिट। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल चेंज है जिसको हम रन कहते हैं, वर्टिकल को राइज कहते हैं, उसको रन कहते हैं, और वो 3 है, तो अगर आपको उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना हो बाय यूजिंग राइज ओवर रन, तो ग्रेडियंट क्या होगा? 6/3। व्हाट्स द ग्रेडियंट? 6/3 इज 2। इस 2 की इंटरप्रिटेशन जरा और दे, इसको राइज ओवर रन कहा वो भी ठीक है, इसको रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। आई थिंक बताया कुछ फर्दर नहीं शायद, रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। अब ये रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, y with respect to x, या इसको कि y में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप मुझे ये बताइए, 2, क्या मैं ये कह सकता हूं इस 2 का मीनिंग ये है कि देयर विल बी अ चेंज ऑफ, अब जरा सुनिएगा इस 2 की इंटरप्रिटेशन, ये ग्रेडियंट है ना 2, क्या मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ चेंज ऑफ 2 यूनिट्स इन y when there is a change of 1 unit in x?
कह सकते हैं ना वैसे कि वाई में 2 यूनिट चेंज आएगा जब देयर विल बी अ चेंज ऑफ 1 यूनिट इन एक्स। कह सकते हैं ना ऐसे, एक्स में यूनिट का चेंज आएगा। आप देखिए इधर से अगर हम इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं और उसको आगे 6 पार्ट में, तो आप देखेंगे कि जब इधर 1 में चेंज आ रहा है, इधर 1, इधर, तो ये 1 1 1 है, तो यूनिट के करस्पॉन्डिंग चेंज कितना आ रहा है, 2 2। तो आप इसको कह सकते हैं, इसका मतलब ये जो 2 है ये हमेशा ये बताता है कि 2 बताता है कि y में कितना चेंज है पर यूनिट ऑफ x। पर यूनिट मीन 1 चेंज इन y पर यूनिट x, मीन x में जब 1 यूनिट का चेंज आएगा उस वक्त y में जो चेंज ऑफ हम क्रेडिट कहते हैं उसको हम m कहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में ले लूं, अगर मैं यहां लिख दूं कॉस्ट डे, वाई एक्सिस में अगर कॉस्ट आ जाए, एक्स एक्सिस में डे आ जाए, तो मुझे यहाँ पे बताइए इस रियल लाइफ सिनेरियो में ग्रेडियंट की इंटरप्रिटेशन क्या हो। ग्रेडियंट को आप राइज ओवर मुझे मत बताइए, स्लोप मत बताइए, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड डे मुझे बताइए क्या हो। कॉस्ट, ग्रेडियंट का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे, कॉस्ट पर डे। देखिए मैंने वहां पे बताया था कि वाई पर यूनिट एक्स, तो यहाँ इसका मीनिंग होगा, यह ग्रेडियंट का मीनिंग होगा कॉस्ट पर डे। मीन ग्रेडियंट में बेसिकली ये जो एक्स एक्सिस है इसका बताता है कि इसमें अगर 1 यूनिट का चेंज आएगा तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में जो चेंज आता है दिस इज द ग्रेडियंट। तो एक्स एक्सिस में जब 1 यूनिट का चेंज आता है उसके कोरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, is the gradient. So per unit, so per day mean 1 day. So cost per day. और अगर जनरल बात करें तो हम इसको अगर y लिखा हो और इधर x लिखा हो तो we can say it is y per unit x। अब अगर आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है इस तरीके से तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आंसर ग्रेडियंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट पर डे इज इंक्रीजिंग। ऐसे कॉस्ट पर डे इज इंक्रीजिंग, और अगर ये इस तरीके से आ रहा है इसका मतलब कॉस्ट पर डे इज डिक्रीजिंग। अब इसको भी अगर मैं फिर फर्दर बात करूं, अगर ये है y और ये है x, ये एक लाइन है, इसका ग्रेडियंट 2 है, इसकी इंटरप्रिटेशन बताइए क्या है, ये 2 क्या है यहाँ पे, 2 यूनिट्स चेंज इन y पर यूनिट x। तो आपको चेंज स्पेसिफिकली पता है क्या है, इंक्रीज चेंज तो एक जनरल वर्ड है, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, चेंज के डिफरेंट वर्ड। यहाँ बताइए इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंक्रीज, यहाँ पे 2 की इंटरप्रिटेशन क्या है कि 2 यूनिट्स, अब हमें यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं कि वाई की यूनिट क्या है, वो डेज है, वो टाइम है, वो मनी है, वो डॉलर्स है, पीस है, वो क्या, मैं इसको यूनिट, 2 यूनिट्स इंक्रीज इन वाई पर यूनिट yes unit when x increases by 1। जब x में 1 यूनिट इंक्रीज होगा उस वक्त y में 2 यूनिट इंक्रीज। और अगर ये हो, ये भी y है, ये भी है x, ये x है, और इसकी लाइन कुछ ऐसे आ रही और इसका ग्रेडियंट है -3। लाइन जब फॉल कर रही होती है, हमेशा ग्राफ को लेफ्ट टू राइट ऑप्शन किया जाता है, अगर लाइन राइज कर रही हो तो ग्रेडियंट पॉजिटिव, लाइन फॉल कर रही हो तो ग्रेडियंट नेगेटिव।
इसका मीनिंग क्या है कि एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाई हो रहा है, जब एक्स में 1 यूनिट इंक्रीज होगा तो वाई में 3 यूनिट डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये ग्रेडियंट की बेसिकली इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ जी। आई होप कि ग्रेडियंट की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी, पहले जो आपने सिर्फ ग्रेडियंट ग्रेडियंट स्लोप पढ़ा हुआ है या राइज ओवर रन पढ़ा, थोड़ा सा मैंने उसको फर्दर क्लियर किया कि 5, जब ग्रेडियंट 5 आता है उसका क्या मीनिंग। ग्रेडियंट फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है। अगर ग्रेडियंट फ्रैक्शन में आ जाए 5/3, इसका क्या मीनिंग होगा अगेंस्ट वाई एंड एक्स। ग्रेडियंट मैंने पॉजिटिव लिखा, इसका मीनिंग बताएं क्या। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, चेंज नहीं लिखना मोइज। अब आपको पता है ना कि ये 5 पॉजिटिव मैंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इंक्रीज है। अगर मैं नेगेटिव लिखता तो फिर डिक्रीज है। आप जब चेंज उस वक्त लिखें जब आपको आइडिया ही नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक इंटरप्रिटेशन जो आप लोगों ने बताई है मैं वो लिख देता हूं कि 5 यूनिट्स increase in y when there is a increase of 3 units in x। लॉजिक बन रही है ना इसमें भी। इसी को हो सकता है कि ऑप्शंस में आपको चूज करना हो, वो आपसे ग्रेडियंट इंटरप्रिटेशन पूछे और ऑप्शन में 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन हो ही ना, ये भी पॉसिबल है। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। 5/3 units increase in y when, जब x में कितना इंक्रीज आएगा 1 यूनिट। मीन ये इसको आप कह लो कि ये लिखा हुआ है, ग्रेडियंट लिखा हुआ है 5/3/1। तो ये ऐसे भी आपके पेपर में बन सकता है। सो 5/3 यूनिट्स इंक्रीज इन y पर यूनिट इंक्रीज इन x। ये दोनों सेम चीजें, लेकिन मैंने दोनों क्यों लिखवाई? हो सकता है कि आपकी जो 4 ऑप्शन थे उनमें से दोनों ना, उनमें से दूसरे वाली दी हो, तो फिर आपको दूसरे वाले के बारे में पता हो। ओके, ये तो होगी ग्रेडियंट की इंटरप्रिटेशन। इन रियल लाइफ सिनेरियो में कॉस्ट पे अगर ये आप, अब आपको सिंपली अंडरस्टैंड करना है। नॉर्मली जितने भी मैंने क्वेश्चन किए y इज इक्वल टू 3x+7, तो यहाँ पे ये y और x को ले लिया है। y इज इक्वल टू 3x+7 का मतलब है कि 3 यूनिट्स इंक्रीज इन y व्हेन देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन x। अगर इसकी बजाय आ जाता है a इज इक्वल टू 5c+2, तो इसका क्या मीनिंग होगा? 5 units increase in A when there is a 1 unit increase in C. P is equal to minus 4C plus 1. 4 units decrease in P when there is a 1 unit increase in C. ठीक हो गया? वो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, वो आपका रियल लाइफ में से कॉस्ट और वो फंक्शन वो आपका आ सकता है, एक्सपेंस आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है, कोई भी चीज वो लिंक कर सकता है। वापिस आते हैं सी की तरफ। आप सी, सी की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। सी क्या है? एक तो सिंपल हमें पता है, इट इज वाई इंटरसेप्ट है। कैन वी से दिस वाई इंटरसेप्ट? ये तो हमें सबको, इसका वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है अफान? कि लाइन वाई एक्सिस को जहां कट करती है। अगर मैं कहूँ ना ये एक लाइन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। वाई एक्सिस ये है ना, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस।
ये वाई एक्सिस को कट कर रही है 2 पे, और इसका ग्रेडियंट है सपोज 5। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू m इज 5 एंड c इज 2। इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो हमें ये बात पता है कि c y इंटरसेप्ट होता है, c की कोई और इंटरप्रिटेशन? सॉरी, यस, बिल्कुल। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि y एक्सिस पे x क्या होता है? 0 होता है। ऐसे ही है ना? यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट ले लें, इधर मैं कहूँ 1 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1। और कोई मैं पॉइंट यहाँ लूँ इधर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट +2। ऐसे ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और y कोऑर्डिनेट 2। सो y इंटरसेप्ट भी y एक्सिस पे तो x हमेशा 0 होता है। तो c की एक और इंटरप्रिटेशन ये है, here x is 0, here horizontal is 0, अब 0 यहाँ पर। और इसी को इंटरप्रिटेशन बताइए। रियल लाइफ में अगर x एक्सिस जिसमें नेगेटिव ना हो, क्या मतलब? टाइम। अगर मैं कहूं कि x एक्सिस पे टाइम है, तो वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका नेगेटिव एक्सिस हो गई, इसका मतलब इसका ग्राफ स्टार्ट ही यहीं से होगा। इससे पीछे ग्राफ हो सकते हैं? इससे पीछे ग्राफ हो सकते हैं? इधर टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इससे पीछे ग्राफ हो ही नहीं सकता। तो इस केस में अगर c यहाँ पे हो 10, तो इस 10 की सिग्निफिकेंस क्या होगी? इनिशियल वैल्यू, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10, ये ग्राफ आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये c आप कह सकते हो कि दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, द इनिशियल वैल्यू। तो इस c को आप लिख दें इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू। इसकी सिग्निफिकेंस कुछ और भी बन सकती है। और कैसे बन सकती है? बिल्कुल कुछ ऐसे ही है, मैं भी ऐसी कुछ बात करने लगूँ। अगर हम मार्केट से कोई आर्टिकल परचेज करने जा रहे हैं, सपोज हम एग्स परचेज करने जा रहे हैं, और एग्स की कॉस्ट है सपोज 20 रुपीज। एग्स की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एग इज 20 रुपीज। ठीक है, ये एक एक एग की कॉस्ट है। और आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको 3 एग्स बाय करने हैं, तो क्या कॉस्ट होगी? 60 होगी। अब नंबर ऑफ एग्स को अगर मैं कहूं एक्स, और टोटल कॉस्ट को अगर मैं कहूं वाई, तो मुझे आप एक इक्वेशन बता सकते हैं विच इज कनेक्टिंग वाई एंड एक्स? वाई इज इक्वल टू 20x, लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। वाई इज इक्वल टू 20x का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं कैसा बनेगा? स्टार्ट कहां से होगा? 0 0 से। मीन अगर मैं x 0 पुट करूं y भी 0 होगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 0 0 से स्टार्ट। अगर मैं y इज इक्वल टू 20x प्लस 3 कर देता हूं, अब ग्राफ कैसा स्टार्ट होगा? एक ऐसा ग्राफ होगा जिसका ग्रेडियंट 20 है, लेकिन वो ग्राफ 3 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ये 3 है। अगर मैं y इज इक्वल 20x प्लस 4 कह देता हूँ, तो y इज इक्वल 20x प्लस 4 का मतलब 4 से स्टार्ट होगा। मुझे ये बताइए, ये जो 3 लिख रहा हूँ, या इसकी जगह में अगर मैं 5 लिख देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप
मार्केट से एग बाय करने के लिए, अगर आपने 1 एग बाय किया तो नॉर्मल सी कॉस्ट बननी चाहिए 20। 2 एग की कॉस्ट कितनी बननी चाहिए? 40। 3 की बननी चाहिए 60। लेकिन मैंने इक्वेशन बताई कि ये आपकी इक्वेशन है, आप जरा थोड़ा सा सोचिए 5 क्या होगा, गेस करिए। यहाँ मैंने 5 को इंट्रोड्यूस कर, कि 5 क्या चीज हो, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या, रियल लाइफ सिनेरियो में थोड़ा सा सोचें कि मैंने 5 क्यों बीच में ऐड कर। टैक्स हो सकता है, टैक्स हो सकता है, और जो आप शॉपिंग बैग की बात कर रहे थे, क्या आपने एक भी, सपोज आजकल आप शॉप पे जाए तो वो आपको एक शॉपिंग बैग भी बाय करना पड़ता है, पता चलता है कि वो एक शॉपिंग बैग वो 5 रुपीज में, तो उसमें एक एक भी आ जाता है, 20 भी आ जाता है, 30 भी है, तो वो इसका वो कॉस्ट एक ऐसी होगी जो फिक्स है। आपने एक भी एग लेना है तो वो 5 रुपीज तो देने ही देना, और 10 एग लेने तो वो 5 रुपीज। इसका मतलब ये 5 रुपीज कोई फिक्स कॉस्ट है जो कि होनी होनी है। चले बैग को भी छोड़ दें, आप सपोज आठ में लेके आ रहे हैं, तो या उसकी कोई कॉस्ट नहीं है बैग। ये भी हो सकता है कि आप अपने घर से मार्केट तक जाए और वहां से वापस आने की एक फ्यूलिंग कॉस्ट हो, आप बाइक पे जा रहे हो, आप कार पे जा रहे हो, या किसी पे भी जा रहे हो, तो एक एक फिक्स कॉस्ट है फ्यूल कॉस्ट, वो 5 रुपीज है ही है। आपको 5 रुपीज का फ्यूल लगेगा ही लगेगा। आप जाएं और पता चले वहां पे एग्स है ही नहीं, फिर भी 5 रुपीज कॉस्ट है, ऐसा ही है ना। आप एक्स में जीरो भी लिखते हैं तो कॉस्ट आपकी फिर भी 5 रुपीज। हाँ, ये कि जाएंगे ना तो वो एक अलग बात है कि वो बचा लेंगे आप, बट अगर आप जाएंगे 1 एग लेने के लिए जाएंगे तो 20 + 5 25, 2 एग लेने के लिए जाएंगे तो 14 + 5 45। तो इसका मतलब ये जो सी है यहाँ पे, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि दिस इज समटाइम्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपको पता है, चलो मैं इसको सी को मैं लिख लेता हूँ, इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। आपके घर में अगर पीटीसीएल पे लगा है या आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन क्या आ रहा है, आप अगर पूरे मंथ में बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करें, बिल्कुल पीटीसीएल यूज ना भी करें, तो आपका बिल जो आता है कुछ ना कुछ फिर भी आता है, जिसको शायद आप लाइन रेंट कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो लाइन रेंट, जिस तरह अगर पीडी किसी भी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में आजकल 35 रुपीज एक टेलीविजन फी आ रही होती है, या कोई और चीज, ये वो कॉस्ट जो फिक्स्ड है, जो कि हमेशा आनी ही आनी होती है। अगर आपने कुछ भी यूज नहीं किया तो वो बिल आएगा, तो वो एक इनिशियल कॉस्ट है, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, वो होनी ही होनी है। ठीक है, आप कुछ यूज उसका इलेक्ट्रिसिटी करें या ना करें। तो इसका मतलब सी की इंटरप्रिटेशन किसी डिफरेंट सिनेरियो में एक फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती है। तो ये मैंने एम और सी की इंटरप्रिटेशन बताई है। आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म होगा, क्वेश्चन इससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर दफा आपको मिलेगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, उसका लाइन रेंट है 50 रुपीज। और फिर वहां पे आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट आपकी है सपोज 40 रुपीज। आप मुझे ये बताइए, आप अगर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो आपका टोटल बिल कितना आएगा? 90। अगर 2 यूनिट्स यूज करेंगे तो अपॉन, कैसे? यूनिट 40 है तो 2 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80। और वो लाइन रेंट तो 50 है ही है ना, तो 80, 80 + 50 इज 130। 3 यूनिट्स यूज करेंगे तो 3 × 40 120, प्लस वो 50, तो कॉस्ट वो है ही है, वो फिक्स कॉस्ट है। इसकी अगर इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगी? अगर मैं कहूं कि आप टोटल कॉस्ट को सी से रिप्रेजेंट करें, या टोटल कॉस्ट को आप कहें वाई है, और पर यूनिट कॉस्ट
को आप कहें कि वो सी है, तो व्हाट इज द इक्वेशन? y इज इक्वल टू 40c प्लस 50। अब ये c जो मैंने लिख दिया है, ये एक वैसी वेरिएबल c कॉस की वैसे मैंने लिख दिया है। ये c वो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला c नहीं है, वो c यहाँ पे 50 है। और अगर आप अपने लिए खुद ही बनाना है तो आप c को, अगर आप ये पर यूनिट कॉस्ट को x करना चाहते हैं, तो इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू 40x प्लस 50। तो ये 50 कॉस्ट आपकी हमेशा फिक्स है ही है। अगर आप अफान कुछ भी यूज नहीं करते तो 50 रुपीज का बिल आएगा ही आएगा। तो ये फिक्स कॉस्ट है, इसलिए मैंने इसको फिक्स्ड एक अमाउंट लिखा है, सी इज द फिक्स्ड अमाउंट। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जी, ये क्वेश्चन विजिबल है सबके लिए? ये डार्क ना करूं पूरा बेहतर? अच्छा, ये मैं साथ पढ़ भी देता हूँ। A voter registration drive was held in town by the number of voters V registered T days after the drive began can be estimated by the equation V is equal to 3450 plus 65T. What is the best interpretation of the number 65 in this equation? Options खुद पढ़िए और बताइए which one is the right option. हो गया? जी, बाहर ऑप्शन डी है, फातिमा, डी ए, एली हैदर, डी ए, डी। ऑनलाइन कुछ लोगों के आंसर्स आए हुए हैं और वो सब कह रहे हैं डी, डी, डी। सफदर, मोइज और रायान। इस इक्वेशन में ये देखें, अगर ये 65 एम है या सी है? ये एम है। ये लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू, इसको यू लिख लेना 65 टी, उसे ऑर्डर चेंज कर दिया 3450। मीन वेरिएबल के साथ तो 65 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये लिखा हुआ v इज इक्वल टू 65t प्लस 3450। अब 65 इज बेसिकली ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का हमें क्या मीनिंग पता है कि इस 65 का मतलब ये है कि 65 यूनिट्स, अभी मुझे v और t नहीं पता, 65 यूनिट्स इंक्रीज इन v व्हेन देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन t। ये बनता है ना मतलब। अब v क्या था? नंबर ऑफ वोटर्स। और t क्या था? t नंबर ऑफ डेज। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वोटर्स पर डे, कैन वी से दैट नंबर ऑफ वोटर्स पर डे, नंबर ऑफ वोटर इन ईच डे, इस तरह की स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब आपके माइंड में ये बात बन गया, अब ऑप्शन पढ़े। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन ड्राइव, नो। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन ड्राइव, ऐसा तो है ही नहीं। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ड्राइव, नो। द नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड ईच डे ड्यूरिंग द ड्राइव, सो नंबर ऑफ वोटर पर डे, ईच डे। तो ये 65 की इंटरप्रिटेशन क्या थी कि 65 से वी मीन नंबर ऑफ वोटर्स पर यूनिट टी, पर डे। सो आपके पास, सो ऑप्शन डी इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ 65। जी, क्लियर है?
अब बताइए, आई एम चेंजिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सब कुछ वही है, एंड पे जहाँ लिखा है ना व्हाट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द नंबर 65, वो हटा दिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द नंबर 3450 इन दिस इक्वेशन। तो अब 3450 क्या था? वाई इंटरसेप्ट था ना। यहाँ 3450 वाई इंटरसेप्ट है। 3450 में पता है कि इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, फिक्स नंबर होता है, इस तरह का मतलब है। अब मैं अगर नीचे स्टेटमेंट अभी ना पता, इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि अगर मैं T1 लिखूंगा तो नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो जाएंगे? T1 लिखूं तो नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो जाएंगे? 65 इंटू 1 प्लस 345। अगर मैं T0 कर दूं, T अगर जीरो तो टाइम जीरो, कोई डे नहीं अभी पास हुआ, तो वोटर्स कितने हैं? 3450। मीन जब काउंटिंग टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ उस वक्त वोटर्स कितने थे? 3450। आप टाइम जीरो पुट करें तो वोटर्स कितने आ रहे हैं? 3450। इसका मतलब ये 3450 इनिशियल नंबर ऑफ वोटर्स हैं, या जब वो ड्राइव स्टार्ट है उसके बिगिनिंग में जितने नंबर ऑफ वोटर्स थे वो 3450 थे। तो विच ऑप्शन इज राइट? द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस में हैं, मैं सेंड करूंगा आज, ये हम पहले कर चुके हैं, मिनिस्टा के इसका टॉपिक हम कर चुके हैं। ये आप ट्राई करेंगे कुछ। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, ये वर्कशीट आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आपको दोनों आते हैं। चलें 8 पहले देखिए, सिर्फ मैं देखता हूँ आप कितनी क्विकली इसको कर सकते हैं। सॉल्व द इक्वेशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? इस इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करें। ये लिखा 3 into 1/2। सिर्फ देखना यह कि आपकी अलजेब्रिक कैलकुलेशन कितनी क्विक और स्ट्रांग है। मिडल में यहाँ पे ये इक्वल है। ओह, किसी का आंसर आ गया। मोइज सफदर दोनों के आंसर आ चुके हैं। थ्री ब्रैकेट 1/2 फ्रैक्शन 1/2 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3/5 प्लस 15y। आप एग्जैक्ट डेसिमल, नॉन एग्जैक्ट फ्रैक्शन में लिखे आंसर। जब आपका आंसर नॉन एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर आप डेसिमल में चेंज ना करें, उसको एग्जैक्ट आंसर लिखें। 2/3, 1/4, इसका जो आ रहा है वो लिखेंगे। 3/40 आपका आ रहा है। 1/20 आपका, 1/5, 81/5, 81/5, 3/4, 1/20 अपान 1/20। अच्छा, ज्यादातर लोगों का आंसर 1/20 है। वैसे इसका मुझे नहीं पता 1/20 ठीक है या नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों का आंसर 1/20, तो मुझे लग रहा है कि 1/20 होगा। चलो मैं देख लेता हूँ इसका आंसर।
कौन से एग्जाम्पल? जी 1/20 इज द। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर किसी का डिफरेंट है तो अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक देखें। वैसे तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं देखा दिया था कि आप ये कर सकते हैं, यानी मैंने तो ये इसलिए दिया था कि आप की स्पीड सिर्फ चेक करना चाह रहा था। देखिए, आपको मैं बताऊं कि अभी इस क्लास में अराउंड 15 से 20 इधर स्टूडेंट्स हैं। और जब मैंने एक क्वेश्चन दिया तो दो लोगों ने, आई थिंक मोइज और सफदर ने, शायद ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स के अंदर अंदर कर दिया। आप में से कुछ लोगों ने 1 मिनट में कर लिया, कुछ लोगों ने 2 मिनट्स में कर, और कुछ लोगों ने 2 मिनट से शायद ज्यादा लिया, लेकिन वो भी गलत। तो इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपकी बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन की आप कितनी प्रैक्टिस पिछले सालों में, 2-3 सालों में कर रहे हैं, 8th 9th 10th में, तो वो उस पर डिपेंड कर। तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका जो, अगर आप यही क्वेश्चन आप अभी 2 मिनट्स में कर रहे हैं, तो यही क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस करके आप 30 सेकंड में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन चले इसी चीज को टेस्ट करने के लिए और सॉल्व कीजिए। -2 × 3x - 2.4 इज इक्वल टू -3 × 3x - 2.4। 2.4। हो गया आंसर? 0.8। 0.8, 0.8, 0.8। अच्छा, मैं अगर आपको बात दूं तो मैंने भी शायद ये कर लिया। मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने शायद इस क्वेश्चन को 8 सेकंड में कर लिया, और मैंने कोई वर्किंग किए बगैर। अब मैंने मेरे माइंड में जो वर्किंग, मैं आपको अपनी बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रही अलजेब्रा, हर कोई डिफरेंट वे से कैलकुलेशन करता है। मैं ये नहीं कह जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप जिसका यूज भी उसको करें, लेकिन थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएं। मैंने इसको यूं किया, मैंने देखा दोनों साइड में माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया। आपने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, अपनी कैलकुलेशन बढ़ा दी है ना आपने, अगर माइनस में से, अगर आपने माइनस को मल्टीप्लाई किया। दूसरी चीज मैंने ये ऑब्जर्व की कि इधर भी 3x - 2.4 है, उधर भी 3x - 2.4 है। ऐसे ही है ना? इधर लिखा हुआ है 2 × 3x - 2.4। अच्छा, 3x - 2.4 को मैं सिंपली अगर y कह दूं, और उधर 3x - 2.4 को भी y कह दूं, तो ये बन जाएगा 3y। तो 2y इज इक्वल टू 3y। सॉरी, आपको नजर नहीं आ रहा। चलें, तो अब अगर आप 2x को उधर शिफ्ट करते हैं, सॉरी 2y को उधर शिफ्ट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3y - 2y इज इक्वल टू 0, मीन y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि ये 3x - 2.4 इज इक्वल टू 0 ही बन रहा है। फिर 2.4 उधर डिवाइड होगा, 24 को 3 से डिवाइड करें तो 8 आता है, लेकिन 2.4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आता है। तो इसमें जो, एक बारी बात की, माइनस माइनस स्टार्ट में मैं कैंसिल कर देना चाहिए था। दूसरा ये अंडरस्टैंड करना चाहिए था, ये 3x - 2.5 और ये 3x - 2.5, लेफ्ट साइड पे 2 टाइम्स है, राइट साइड पे 3 टाइम्स है। ये हम तो शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, मीन 1 टाइम्स 3x - 2.4 रहेगा। आपको ये बात समझ आ रही है? तो वो इसका मतलब 1 टाइम्स 3x - 2.4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2.4। 3 को डिवाइड करें 24 से तो 8 होता है, और अगर 2.4 को डिवाइड करें तो 0.8।
तो ये जो चीज है ये आपकी कैलकुलेशन आपको बढ़ाएगी। आप आपकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड ज्यादा होगी। आप में से अभी मैंने इस वीकेंड पे आपको भी वर्कशीट मैं कोशिश करूंगा कि आज ही भेज दूं। अगर आज रात तक मैं ना भेजी तो हरम मुझे रिमाइंड करवाएंगी। मैं कुछ वर्कशीट्स अलजेब्रा की भेजूंगा जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और इस वीकेंड पे। और जो लोग ग्रुप में नहीं हैं प्लीज मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ताकि आपको वो वर्कशीट इस वीकेंड के लिए मिले। हमारी क्लासेस जो लोग नए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मंडे टू थर्सडे 4 डेज। तो आप हमारी नेक्स्ट मंडे क्लास होगी, लेकिन वीकेंड के लिए आपको कुछ टास्क मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।